नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यूक्रेन से मिल रही है, जहां रूस ने यूक्रेन के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सैन्य कार्रवाई के ऐलान के बाद यूक्रेन में कीव समेत 5 शहरों में ब्लास्ट हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भी रूस ने मिसाइल अटैक किया है। हम आपको इस वक्त 6 तस्वीरों के जरिए इस महासंग्राम की सबसे ताजा तस्वीर दिखा रहे हैं। रूस की इस कार्रवाई से पूरी दुनिया में खलबली है। सुपर पावर अमेरिका ने तुरंत युद्ध को रोकने की अपील की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी सेना की कार्रवाई को सावे की कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से बड़ी संख्या में लोगों की जान जाएगी। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए कहा कि अगर कोई देश यूक्रेन को सपोर्ट करेगा तो रूस इससे सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेगा। हमले के बाद कीव स्पेस को बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। लोगों में दहशत का माहौल है। अब ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पे अलग अलग इलाकों में धमाके हुए हैं और बेलारूस से भी धमाका हो रहा है यूक्रेन पे। आप देखिए यूक्रेन के सामने कितनी बड़ी चुनौती सामने एक साथ आ गई है। वहां के नागरिकों को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यही वजह है कि मार्शल लॉ लागू हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त में सिर्फ जर्मनी में, जापान में ये मार्शल लॉ लागू हुआ था और इस वक्त ये अब खतरा फिलहाल पुतिन ने कितनी बड़ी चुनौती दी है और पुतिन और रूस कितने ताकतवर हैं सैन्य लिहाज से, हथियारों के लिहाज से, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और यही वजह है कि सब मान रहे हैं कि यूक्रेन के सामने बड़ी चुनौती है। क्या पश्चिमी देश मदद करेंगे, सैन्य सहायता करेंगे? ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। यूक्रेन के पास क्या विकल्प बचता है? क्या उसे घुटने टेकने ही होंगे? क्या अपने नागरिकों की सुरक्षा सबसे ऊपर रखते हुए हथियार डालना होगा? ये सवाल अहम है। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। युद्ध का ऐलान, पुतिन की चेतावनी और कीव में धमाका। ये 3 तस्वीरें पूरे युद्ध की कहानी बताती हुई ये तस्वीरें। सुबह सुबह आज पुतिन ने एक स्टेटमेंट जारी किया। सीधे कहा कि हम सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी और हम अब मैप के जरिए आपको बताएंगे कि फिलहाल क्या सिचुएशन बना हुआ है। धमाके की गूंज, युद्ध का उद्घोष और उस बीच पुतिन ने क्या कार्रवाई की है अभी तक, ये हम आपको बता रहे हैं। रूस और यूक्रेन, ये मैप एक बार फिर से अब आपके सामने, और ये फिर हम आपको बता रही हैं कि ये कौन कौन से इलाके हैं जहां पे हमला किया है। किसने? रूस ने। सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मैप में हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन कौन से एरिया है जहां पे धमाका किया गया है और धमाके के जरिए सीधी चेतावनी यूक्रेन को ये दी जा रही है कि आप पीछे हटिए, आप हथियार डालिए, वरना सबक सीखने के लिए, वरना अंजाम के लिए आप तैयार रहिए। और सिर्फ ये यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि पश्चिमी देशों जिसमें अमेरिका भी है, अमेरिका को लेकर सीधी चेतावनी ये कि अगर किसी ने दखल दिया तो तैयार रहे अंजाम भुगतने के लिए। मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं यूक्रेन का 2 हिस्सा जो 2 दिन पहले सीधे सीधे उसको आजाद राष्ट्र घोषित कर दिया था। किसने? रूस ने। उसकी प्लानिंग यही थी कि वहां विद्रोहियों के बल पे वो आगे बढ़े, क्योंकि वहां तक पहुंचने में रूस के सैनिकों को कोई परेशानी नहीं, कोई चुनौती नहीं, आगे उसको मूवमेंट करने में आसानी हो, इसलिए सबसे पहले उसने वो स्टेप उठाया। अब फिर धमाके की तस्वीरें आपके सामने। पूरे शहर में, पूरे यूक्रेन के इलाके में पैनिक सिचुएशन है इस वक्त। ये धमाके की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। लेकिन सवाल घूम फिर कर वही आता है कि क्या यूक्रेन के पास अब कोई विकल्प है? क्या यूक्रेन हथियार ही डालेगा या कोई देश मदद को, सैन्य मदद को सामने आएगा? क्योंकि ऐसे तो सभी कह रहे हैं। क्या नाटो की तरफ से, जिसका वो सदस्य है ही नहीं, वहां से कोई मदद मिल सकती है? अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, क्या ऑप्शन बचा है, क्या विकल्प बचा है फिलहाल यूक्रेन के पास? क्या मार्शल लॉ लागू करने का मतलब कि अब हथियार भी कुछ देर में वो टेक देंगे? देखिए, यूक्रेन ने अपने जितने एडल्ट पॉपुलेशन है सबको मोबिलाइज करने का आदेश पहले ही दे चुके हैं। पहला। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, यूक्रेन एक ऐसे ढाल का काम करता है, एक ऐसे बफर स्टेट का काम करता है जो अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो देशों के और जो रशिया है उसके बीच में एक ढाल का काम करता है। और सबसे बड़ी बात है, पूरे के पूरे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अफ्रीका हो, दुनिया भर के देशों में गैस हो, तेल हो या फिर अनाज, गेहूँ,
जिसका मेजर सप्लाई रूस और इन पूर्वी यूरोप के देशों से सप्लाई होता है। तो बहुत ज़्यादा आर्थिक इंटरेस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है लोगों का। तो मुझे लगता है यूक्रेन को लेकर भले ही रशिया पर आर्थिक पाबंदियां लगाई जाएं, नाटो, लेकिन रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन एक ऐसे बफर स्टेट ही रहे। हालांकि यूक्रेन के बारे में आपको पता होगा, बेलारूस हो चाहे मोल्डोविया, सब रूस के साथ हैं और इनके चारों तरफ से ये यूक्रेन को घिरा हुआ है। तो यूक्रेन चारों तरफ से वैसे भी रूस से घिरा हुआ है। तो अगर आपस में लड़ाई हो तो वो विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चलेगा। लेकिन जहां तक आर्थिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, मुझे लगता है बीच बचाव आगे आने वाले दिनों में होगा। लेकिन अभी फिलहाल रशिया का ही अपर हैंड नजर आ रहा है। मुझे एक पहलू आपसे और ये भी समझना है, जिस तरीके से पहले आज सुबह में रूस हमला करता है, धमाके करता है, वो एक चेतावनी होती है यूक्रेन के सामने, लेकिन साथ साथ स्टेटमेंट ये भी जारी करता है कि पश्चिमी देश जितने हैं, अगर दखल दिया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल, ये सीधा सा बात है। अगर अमेरिका अपने तेल पाइपलाइन को पोस्टपोन कर सकता है जो रूस और उसके बीच बन रही है। दूसरी बात जो सबसे अहम है, गैस, तेल और अनाज की मैंने बात की, जो गेहूं सप्लाई होता है रूस से। अमेरिका में भी काफ़ी प्राकृतिक गैस रूस से जाता है, तेल भी जाता है। पश्चिमी यूरोप के देशों को भी तेल काफ़ी मात्रा में रशिया से जाता है। अगर अफ्रीका के अनाज की बात करें तो भारी मात्रा में गेहूँ वहाँ रूस से जाता है। यूक्रेन एक ढाल मात्रा है, रूस नहीं चाहता है वो नाटो का हिस्सा बने, लेकिन अमेरिका उससे नाटो का हिस्सा बनाना चाहता है। तो एक ढाल की तरह है। तो मुझे लगता है एक पंचिंग बैग की तरह उसका फिलहाल इस्तेमाल हो रहा है यूक्रेन का। लेकिन जहां तक आर्थिक मसलों का मामला है, पूरी दुनिया आर्थिक तंगी से गुजर रही है कोरोना के बाद। तो मुझे लगता नहीं है कि युद्ध की नौबत आएगी। लेकिन फिलहाल आर्थिक सैंक्शन की बात करके और रशिया अपने अपर हैंड की बात करके मुझे लगता है धीरे धीरे बात ब्रिंक तक तो पहुंच गया मामला। लेकिन आगे क्या होगा अब देखते हैं। अमिताभ जी, मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त स्टूडियो में भी हमारे साथ गेस्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, मैं आपसे सीधा सीधा ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे सहयोगी अमिताभ जी ने भी नाटो का जिक्र किया। अमेरिका चाहता है कि नाटो में इसकी एंट्री हो जाए, किसकी? यूक्रेन की। लेकिन बात अब यहाँ तक नहीं है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब युद्ध के सिचुएशन में है यूक्रेन। अब युद्ध के सिचुएशन में क्या कोई सैन्य मदद करेगा यूक्रेन को फिलहाल? देखिए, सबसे बुनियादी पॉइंट जो रशिया का था वो ये था कि यूक्रेन नाटो में नहीं शामिल होना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है, सोवियत, अगर रशिया को आप अलग करेंगे। और यूक्रेन की सीमाएं रशिया से बहुत ज़्यादा मिल रही हैं और वहाँ इन ज़बरदस्त मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, और वहाँ पर जो डोनेस्ट और वो डोनबास का इलाका, उसमें सब रशियन रहते थे। तो काफ़ी सारा आपस में इनका इंटरेक्शन है और रशिया किसी भी हद तक जा सकता था इसको प्रिवेंट करने के लिए कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाए। अब बात हुई कि अब क्या होगा। जब यूक्रेन रहा ही नहीं तो नाटो में कौन जाएगा? बिल्कुल। ये तो इस पहले तो हम सोच रहे थे कि पूर्वी यूक्रेन को रशिया अपने कब्जे में ले लेगा तो मामला वहाँ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज सवेरे से जो हम देख रहे हैं, पूरे यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा है और बिल्कुल ज़बरदस्त चुनौती है उनको अपने देश को बचाने की। तो ऐसी स्थिति में नाटो के पास विकल्प बहुत कम बचा हुआ, क्योंकि नाटो में कौन लड़ सकता है? हमें देखिए, अमेरिका लड़ सकता है, ब्रिटेन लड़ सकता है। जर्मनी का इतना ज़्यादा दिलचस्पी उसने नहीं दिखाई। टर्की लड़ नहीं सकता क्योंकि उनकी रशिया के साथ अच्छी रिलेशनशिप है। जर्मनी के साथ सर बिजनेस इशू है, बिजनेस उसका है। राइट, गैस पाइपलाइन बन रही थी, हालांकि उसमें उन्होंने रोक लगाई है। तो पॉइंट ये है कि नाटो अब कहां से लड़ेगा। दूसरी बात है, अगर नाटो लड़ेगा भी तो उनको रोमानिया या पोलैंड की सरहदों से लड़ना पड़ेगा। रशियन बॉर्डर पर हमला नहीं हो सकता। रशिया ने अपनी स्त्री को, अपनी टेरिटरी को सेफ रखा है। अगर लड़ाई होगी तो यूक्रेन के अंदर होगी। तो ये जो एडवांटेज मुझे लग रहा है आज ये रशिया के पक्ष में है। और नेटो के भी, यूक्रेन के तो ऑप्शंस है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन नेटो के भी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो गए हैं। कर्नल साहब, मैं आपके पास आऊंगी। अब चूंकि हम सीधे यूक्रेन लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि वहां से हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़ रहे हैं और वो स्टूडेंट इस वक्त हमें परेशानियां बताएंगे कि फिलहाल वो किस सिचुएशन में हैं। तो इस वक्त मैं सीधे यूक्रेन के छात्रों से जुड़ रही हूं। आप लोग बताइए, क्या वहां पे अभी परेशानी है? क्योंकि मार्शल लॉ लागू हो चुका है, इमरजेंसी सिचुएशन में है आप सभी। जसप्रीत इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं, लेकिन जसप्रीत के पास जाने से पहले एक बार मैं ये शहर की तस्वीर, यूक्रेन के बीचों बीच की तस्वीर दिखा दूं।
ये तस्वीर बेहद खास इस लिहाज से क्योंकि लोग पैनिक सिचुएशन में। जसप्रीत, आप कहाँ पे हैं इस वक्त और क्या आप तक जानकारी पहुंच रही है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए रीमा, मैं इस वक्त यूक्रेन एम्बेसी पर हूं जहां पर मीडिया का जमावड़ा हो चुका है क्योंकि जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है एक के बाद, पिछले हम अगर 2.5 घंटों की में स्थिति देखें तो एक के बाद एक 5 धमाके हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कुछ लोग भी अभी पहुंचे थे, वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर सन्नाटा पसरा है क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति होती है तो दुनिया 2 खेमों में बट जाती है। और ऐसे में महायुद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, इसमें यह बात है कि अब एयर स्पेस बंद हो चुका है। जो एयर इंडिया की फ्लाइट वहां पर गई थी छात्रों को लेने के लिए, वो खाली हाथ वापस लौटी है क्योंकि कीव एयरपोर्ट को वहां पर बंद कर दिया गया है। ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पुतिन ये कह रहे हैं कि वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना हथियार डाले। ऐसे में यूक्रेन दूसरे देशों से मदद मांग रहा है, लेकिन पुतिन ने कहा है कि अगर दूसरे देश तमाम बड़ी बातें हम बता रहे हैं जसप्रीत अपने दर्शकों को। हम चाहेंगे कि इस बीच अगर किसी से आपकी बातचीत हो पाए, भारतीय दूतावास की तरफ से क्या यूक्रेन से संपर्क साधा गया है, ये हम आपके पास आएंगे आगे भी इस बारे में। लेकिन इस बीच हम सीधे यूक्रेन आपको लिए चलेंगे। छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर इनमें से किसी छात्र का नाम मालूम हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म किया जाए। मैं सीधे छात्रों से मुखातिब होती हूँ इस वक्त, यूक्रेन के छात्रों से। आप लोग अगर हमें सुन पा रहे हैं तो बताइए क्या सिचुएशन है फिलहाल यूक्रेन में? जी मैम, सुन पा रहे हैं। मैम ऑडिबल? हाँ जी, आप बताइए, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी मैम अभी कुछ घंटे पहले मैम हमें पता चला एयरपोर्ट भी क्लोज हो गया। मैम बहुत सारी सिचुएशन तो जो क्रिएट हो रही हैं, सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं। यहाँ पे जो इंटरनेशनल फैकल्टी के बच्चे हैं इंक्लूडिंग इंडियंस, मैम सारी फ्लाइटें सस्पेंड हो गई हैं जो जाने वाली थी। एयरपोर्ट क्लोज हो गए, रेलवे स्टेशन क्लोज हो गए, और एक्सप्लोजन की आवाज सुनी हमने। अभी क्या सिचुएशन बना हुआ है, आप लोगों के सामने क्या क्या परेशानी है, ये हमसे शेयर कीजिए क्योंकि हम चाहेंगे कि भारत सरकार इस पे ध्यान दे क्योंकि हमारे छात्र फंसे हुए हैं। मैम मेन प्रॉब्लम अभी सिर्फ यही है कि हम लोगों के लिए कन्विंस नहीं है कोई इंडिया आने के लिए। एयरपोर्ट पूरी तरीके से लॉकडाउन हो गए हैं और कीव का भी, कैपिटल का भी एयरपोर्ट अभी यही सुनने में आ रहा है कि उसको भी बंद कर दिया गया है। और जिस सिटी में हम लोग हैं ओडेसा, उसको भी यही बताया गया क्या है। आपके इर्द गिर्द भी धमाका? राहुल और फिरोज इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, फिरोज, क्या इस वक्त आप लोगों के आसपास धमाका? मैम अभी नहीं, मैम 4 घंटा पहले एक धमाका हुआ था, उसकी आवाज आई थी करीब यहाँ की लोकल टाइम के हिसाब से 5:30 के आसपास। आप लोग हमसे कनेक्ट रहिए, आप लोग हमसे कनेक्ट रहिए। कर्नल साहब हैं, मैं सीधे कर्नल साहब का रुख करती हूँ। कर्नल साहब, अगर ये सिचुएशन है और भारत के हमारे ये छात्र फंसे हुए जिनको आप भी टीवी स्क्रीन के जरिए देख रहे हैं, तो भारत सरकार की अभी क्या क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि इन छात्रों ने हमें बीते दिन भी एक हफ्ते से बता रहे हैं कि प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया कि हम आए नहीं, और आज तो एयर स्पेस बंद है, फ्लाइट्स बंद। अब भारत सरकार के सामने क्या जिम्मेदारी है इन छात्रों को लेकर? एक्चुअली मुझे लगता है जब तक ये स्थिति थोड़ा सा स्टेबलाइज नहीं हो जाएगी तब तक भारत के पास भी विकल्प बहुत कम बचे हैं, क्योंकि कोई जहाज़ वहाँ जा नहीं सकता। कीव का जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बंद हो चुका, जो आपने न्यूज़ में बता दिया। अब पहले से कई दिनों से ये अटकनें चल रही थी कि इन लड़कों को वापस आना चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ इनको डिले हुआ है, जैसे किसी भी वजह से डिले हुआ होगा। आजकल के हालात में एक ही चीज़ हो सकता है कि ये बच्चे जो है हमारे वहाँ ये सुरक्षित रहें, और जैसे सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी और एयरपोर्ट खोला जाएगा, और वो कौन खोलेगा वो भी अभी मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ तक अटकनें लगाई जा सकती है वो ये है कि रशिया का शायद कब्जा हो जाएगा। वो एयरपोर्ट को कम से कम अपने फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं उसमें जो इंडिया भी आता है उनको अपने जहाज़ वहाँ चलाने की इजाज़त दें, तो इन लड़कों को वहाँ से, हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाला जा सकता है। लेकिन अभी हम इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकते, सिर्फ ये कि उनको अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान देना पड़ेगा और अपने आप को बचाना पड़ेगा। मैं आपके पास आ रही हूँ वापस। आप ये हमारे साथ कर्नल साहब हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और वो टेक्निकल एंगल से हमें बता रहे थे कि भारत के पास अब क्या जिम्मेदारी है। तो हम सबसे पहले वहां की सिचुएशन को जानने से पहले मैं पर्सनली और भारत की तरफ से आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सुरक्षित जगहों पर रहिए क्योंकि वहां पे मार्शल लॉ लागू है। और अब बताइए हमारे दर्शकों को और आप अपने उन साथियों को जो मोबाइल फोन के जरिए आपको देख रहे होंगे कि वो जहां भी हैं वो ठीक से रहें। मैम बिहार सेफ है मैम, यहाँ पे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा मैम कुछ नहीं मालूम। मैम टिल नाउ बिहार सेफ मैम।
बट क्या आगे अभी के लिए आसपास सिचुएशन के लिए जी कब जी आप एकदम बताइए खराब हो जाए वो कुछ नहीं पता हमें। जी हम हम सिचुएशन आगे कब वर्स्ट हो जाए ठीक है उसके लिए आप मैं कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बिल्कुल ये अनएक्सपेक्टेड मूव था आज रात का। राहुल फिरोज और एक और सहयोगी आपके हैं सॉरी मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ आप ओवेश मुझे अपडेट कर मैं दीजिए ओवेश ओवेश मैम जी ओवैस एंड अदनान मैम, फिरोज जी ओवैस अदनान। ठीक है मैं आप तीनों को ये बता देती हूँ अभी जो कर्नल साहब से मेरी बात हुई आप एक बार इत्मीनान से सुन लीजिए और यही बातें आप अपने दोस्तों को भी कन्वे कीजिएगा अभी जो सिचुएशन है उसमें भारत सरकार की तरफ से कोई ऑप्शन नहीं है जब रूस अगर कब्जा कर लेता है या यूक्रेन फिर से पहले जैसे सिचुएशन में आ जाता है तो फ्लाइट्स मूवमेंट शुरू होगा और फिर आप लोगों को भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यहां पर लेकर आएगी लेकिन जितने दिन ये सिचुएशन खराब है आप सभी को मतलब आप तीनों जो मेरे साथ जुड़े हैं और भी जो हमारे भारतीय स्टूडेंट्स हैं सबको सुरक्षित रहना है आपस में आप लोग अभी कम्युनिकेट कर लीजिए कि सब अपने घर में रहें सब सुरक्षित रहें और हम चूंकि इस वक्त आपसे इसलिए कनेक्ट हो रहे हैं कि भारत सरकार आपको देखे और वो अपनी जिम्मेदारी समझे और आप बच्चों को घर बुलाने की आगे भविष्य में कोशिश करें तो फिर से एक बार मैं चाहूंगी कि आप लोग जहां भी हैं क्या क्या दिक्कतें आ रही है क्योंकि भारत की सरकार आपको सुन रही है आप हमें बताइए मैम दिक्कतें ये आ रही है मैम, क्योंकि न्यूज में हमने देखा अभी रात में जो है एयरपोर्ट क्लोज हो गया और रेलवे स्टेशन क्लोज हो गए और जो है एक्सप्लोजन की आवाज लोगों को सुनाई दे रही है। और मैम अब जो जिन्होंने फ्लाइट करा रखी थी उनकी फ्लाइटें कैंसिल सस्पेंड हो गई मैम, तो ये सारी चीजें जो है मतलब सिचुएशन जो वर्स्ट करती जा रही हैं। और मैम कुछ कहना आगे कुछ कहना ये मतलब अभी सही भी नहीं है, क्या कुछ हो सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट से ये अपील है मैम, कुछ जो कुछ हो जल्दी से जल्दी यहाँ से हमें इवैक्यूएट करें किसी भी तरीके से, रशियन गवर्नमेंट से बात करके या यूक्रेनियन गवर्नमेंट से बात करके। चलिए आज का दिन तो इसी हलचल में गुजर रहा है यूक्रेन की तरफ से क्या मूवमेंट होता है क्योंकि रूस ने तो क्लियर बोल दिया है कि हम युद्ध करेंगे हम सैन्य ताकत की आजमाइश करेंगे। राहुल एक और स्टूडेंट हमारे साथ यूक्रेन से जुड़ चुके हैं। राहुल मेरी पिछली बार भी आपसे बातचीत हुई थी और पिछली बार भी आपने वहां से तस्वीरें दिखाई थी। अभी बीते 1 घंटे में आपने क्या क्या देखा क्या एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर कीजिए। मैम यहाँ पे एक तो सड़कों पे ट्रूप्स दिख रहे हैं, हर तरफ ट्रूप्स कहीं के लिए तो रवाना हो रहे हैं और साथ साथ सायरन्स बज रहे हैं जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कभी भी एयर रेड हो सकती है। उसके साथ ही मैम दिस इज अ काइंड ऑफ फेल्योर ऑफ इंडियन एम्बेसी। उन हमारे जितने साथ में पढ़े स्टूडेंट्स थे, चाहे वो पोलैंड के थे या फिर यूके यूएस के थे, उन्हें 1-1.5 महीने पहले एडवाइजरी जारी हुई थी। हमें एडवाइजरी आ रही है वॉर से 2 दिन पहले कि जिनको इवैक्यूएट होना। मैम ये तो कम्प्लीटली मैम इंडियन गवर्नमेंट कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही इसकी बाकी कंट्रीज की तरह। दिस इज राइट आई गेस। सारे लोग ग्रोसरी की तरफ जा रहे हैं, खाने का इंतजाम कर रहे हैं अपने, उन्हें पता नहीं कि कब क्या हो जाए। जी एवरीवन इज इन द डिलेमा। कर्नल तेज टिक्को इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आप लोग राहुल और आप तमाम जो और भी स्टूडेंट हैं मेरे साथ कनेक्ट रहिए। सर ये बच्चों की परेशानी तो हम देख ही रहे हैं लेकिन इस बीच मैं सीधा आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो हालात अफगानिस्तान में बीते दिनों बना था सेम सिचुएशन उसी तरीके से। मैं एक बार जरा दर्शकों को पहले अपडेट कर दूं फिर यही सवाल के साथ मैं आऊंगी। रूस क्या कह रहा है? सैन्य कार्रवाई के आदेश दे चुका है। अमेरिका का कहना है कि सैन्य एक्शन गलत फैसला है। ये 2 ताकतवर मुल्क आमने सामने है, जो दखल देगा वो परिणाम भुगतने को तैयार है। ये रूस कह रहा है। अमेरिका क्या कहता है? रूस परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। ये दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। ये इन दोनों की चेतावनी में पिस रहा है यूक्रेन। सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं रूस की तरफ से। रूस का एक्शन मानवता के लिए खतरा है, ये अमेरिका का कहना है। लेकिन अमेरिका का मूवमेंट अब अफगानिस्तान में भी देख चुके हैं, जहां जैसे ही उसने अपने सैन्य ताकतों का मूवमेंट वहां से हटाया वहां पे अफगान में जो तालिबानी थे वो एक्टिव हो गए थे। सर मैं यही सवाल आपसे समझना भी चाहती हूँ कि बीते महीने हमने अफगानिस्तान में ये सब कुछ देख रखा है, उसमें और इसमें क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले जो आपने बताया कि यूक्रेन जो है अमेरिका और नेटो और रशिया के बीच में पिस रहा है, मुझे लगता है यूक्रेन का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है। देखिए आप यूक्रेन जो है जो सोवियत यूनियन जब टूट गया था, यूक्रेन सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रोविंस था जो सोवियत यूनियन से अलग हो चुका था। और किसी भी हद तक ये हम ठीक नहीं मान सकते कि यूक्रेन सर अब हम आप ऐसे मूव होके आप बात कर सकते हैं। ये हम एक मैप दिखा रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को ज्यादा बेहतर तरीके से ब्रीफ कर पाएंगे कि क्या यूक्रेन पे किस तरीके से वो 2 दिन से मूवमेंट शुरू करा। पहले उसने क्या किया, 2 प्रांतों को आजाद मुल्क घोषित कर दिया रूस ने और अपने सैनिक को आगे बढ़ाया। तो सर मैं चाहूंगी कि ये 2 जो प्लेस है, एक ओडेसा कीव और खरकीव, इन जगहों पे आज धमाका हुआ। ये जरा मैप हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए ये यूक्रेन का जो मैप है, हाँ। आप इसका, ये यूरोप का सबसे बड़ा देश है रशिया को छोड़ के, बिल्कुल, तो इसका महत्व ही अलग है। हाँ, और हाँ। दूसरा रिसोर्स रिच है, ये काफी सारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं,
फार्मिंग इनकी बहुत जबरदस्त है, अच्छा जीडीपी है इनका। और जब सोवियत यूनियन टूट गया था तो यूक्रेन भी इससे अलग हो चुका था, लेकिन यूक्रेन जो है उन्होंने 2008 में 1989 में सोवियत यूनियन टूट गया, 2008 में इन्होंने फैसला किया कि हम नाटो में चले जाएंगे। और ये नाटो में नहीं गए क्योंकि उनको मालूम था कि रशिया जो है बहुत सेंसिटिव इस मामले में, क्योंकि इनका इतना सारा बॉर्डर जैसा आप देख रहे हैं रशिया के साथ लगा हुआ है जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यूक्रेन अगर नाटो फोर्सेस या अगर ये नाटो में शामिल होता है और नाटो मिलिट्री अलायंस। एक सवाल मेरे दर्शक भी जानना चाहते होंगे, नाटो में है नहीं, लेकिन क्या ऑप्शन है फिर भी कि नाटो मदद करे, सैन्य ताकत भेजे? हाँ, ये ऑप्शन बचता है? बिल्कुल, बिकॉज इसलिए मदद कर सकती है क्योंकि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। हाँ। और उनको इट्स अ सॉवरेन कंट्री, तो अगर उनका प्रेसिडेंट ये फैसला करता है कि वो नाटो को इनवाइट करे मदद करने के लिए और नाटो मान जाता है तो इट इज लीगली करेक्ट। लेकिन ये एक रेड लाइन है रशिया के लिए, क्योंकि रशिया एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि नाटो उनकी सरहदों पर पहुंच जाए। जहां तक रोमानिया, पोलैंड वगैरह वो जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर ये देश हैं, यहाँ तो चला गया वो ठीक है, क्योंकि इनका बॉर्डर जो है रशियन टेरिटरी के साथ नहीं मिलता है, तो डायरेक्ट थ्रेट नहीं है। लेकिन अगर यूक्रेन में नाटो फोर्सेस आ गए वो तो डायरेक्ट थ्रेट है इनके लिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ब्लैक सी के अंदर ये क्रीमिया जो है जी, क्रीमिया पे पहले कब्जा कर लिया, पहले कब्जा कर लिया था। तो आप खुद अंदाजा लगाए, क्रीमिया में रशियन ट्रूप्स ऑलरेडी बैठे हैं, अब ये डोनबास के इलाके में रशियन ट्रूप्स आ गए हैं और नाटो फोर्सेस कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या सर ये 2 दिन पहले जो लुहांस्क और डोनेट्स्क में पहुंचे हैं इनकी सैन्य ताकत, क्या उसके वजह से ये जल्दी मूव कर गए और यहाँ सारे इलाके में धमाका कर लिया इन्होंने? नहीं, वो तो नहीं थे, क्योंकि वो खार्किव से आ सकते थे कहीं और से, क्योंकि सीमाएं लगी हुई है, कहीं से भी आ सकते थे। उन्होंने तो ये ओडिशा में आपके हमारे कुछ कॉरेस्पोंडेंट वहां भी घूम रहे हैं, ओडिशा यहाँ पर है तकरीबन, और क्रीमिया में है, ब्लैक सी को पूरा कवर किया हुआ, तो उनको तो कहीं से भी जा सकते थे। प्लान, मिलिट्री प्लान ये था कि पहले हम इन पूर्वी यूक्रेन को कब्जे में करेंगे और बाद में यूक्रेन को कब्जे में करेंगे, ताकि नाटो के पास कोई विकल्प ही नहीं रहे अंदर आने का। ये उन्होंने करके दिखा दिया। अब आगे क्या होगा? आई थिंक आज की स्थिति ये है कि रशिया बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। सर, मैं ये मैप के जरिए अपने दर्शकों को बता रही थी कि क्या सिचुएशन है और क्या हो सकता है। अब हम शहर की स्थिति बताएंगे, अब हम शहर की तस्वीरें और धमाकों की गूंज, जो युद्ध की स्थिति है उसकी तस्वीरें अलग अलग एंगल से बताएंगे अपने दर्शकों को। और